हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कमेंट्स किया था कि हम ई कॉमर्स से कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या रूल क्या होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं वो दूसरी तरह होता है, ई कॉमर्स का जो रूल्स होते हैं वो दूसरी तरह होते हैं। तो उसके साथ ही और मेरे को और भी कमेंट्स आए थे कि कुरियर कंपनी के क्या रोल होते हैं, हम शिपिंग बिल कैसे क्लोज करें, किस तरीके से इस पे डील करें। तो आज मैं इस पे डिटेल से बताऊंगा आपको, जिससे आप ई कॉमर्स के बारे में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पे वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है मेरी कंपनी की तरफ से, इसलिए ना तो मैं वीडियो टाइम पर अपलोड कर पा रहा हूँ, ना ही किसी कमेंट्स का जवाब दे पा रहा हूँ। जो भी होता है मैं टेलीग्राम पे थोड़ा बहुत उस पर अपडेट कर देता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हो, मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, मैं देर सवेर उस पर रिवर्ट कर दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट वर्क करता है। तो सपोज करिए, जो आप अपने आप को सपोज करना, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ इंडिया में सेलर हो, ठीक है, और आप ये जो ऊन है या जो भी कुछ है आप इसको बेचना चाहते हो, और आपका जो बायर है वो जर्मनी में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे दो तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इसे एक्सपोर्ट कर दो इनके पास, या तो आप देखोगे कि जैसे कि ई कॉमर्स साइट है जो कि बहुत ही बड़ी साइट्स है, जैसे कि अमेजोन है और ईबे है और भी कई सारी हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हो। आप उनको सेल करोगे और वो आगे जाके बेच देंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज समझना है कि जब आप इनको बेच रहे हो, यानी कि ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स साइट जो है उनका बिजनेस इंडिया में भी है, उनका सब कुछ यहाँ पर है। आप यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो आप लोकल सेल कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपको कोई अलग से रूल नहीं चाहिए। आप एक तरीके से, भले आपका सामान इनके पास जा रहा है, पर इससे आपका जो सामान है वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट कर रहा है वो ई कॉमर्स साइट, आप नहीं कर रहे हो। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हर ई कॉमर्स साइट के अपने अपने रूल्स होते हैं। आप उनके साइट पे जाके उनके कस्टमर केयर से भी बात कर लोगे, आपको इजिली बता देंगे कि हमें ऐसे जुड़ना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इस तरीके से आप हमसे जुड़ के अपने शिपमेंट को वहां पे लिस्ट कर दोगे और उसको भेज दोगे। तो इस पे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग है, आप कहीं से भी जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर जाऊंगा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट पे, कि अगर आप खुद से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करोगे, खुद अपनी सपोज को अपनी खुद की वेबसाइट बना ली या और भी किसी तरीके से कर लिया, तो आप किस तरीके से अपना सामान भेजोगे और किस तरीके से इसको डील करोगे, पूरे बैंक वगैरह को मैं साथ लेके चलूंगा, जिससे आप बेहतर इस पे समझ सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट वैसे जो आप नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हो वैसे ही लगते हैं। यहाँ पर आपको बस जानना होगा, आपको पास एक आईईसी होना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, और एक आपके पास होना चाहिए एडी कोड। इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं इस पे जाऊंगा नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको देख लोगे, आपके पास ये दोनों है तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो ई कॉमर्स में भी और ऐसे भी, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं चलूंगा, कि आप किसी भी लेवल पे हो, कितने भी स्टार्ट अभी की हो, आपको बिल्कुल इजीली समझ सके। इसलिए मैं धीरे धीरे और आराम से चलूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको सपोज करना है, आप जो हो इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सेलर हो, आपके पास ये ऊन है, ये एक प्रोडक्ट है, और ये जो आपका बायर है, आप किसी तरीके से अपने ई कॉमर्स साइट के थ्रू या आपका कोई जानने वाला वहां आपका ऐड कराते हो, किसी भी तरीके से आप छोटे 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 बहुत सारे सामान है आपको जो कि आप एक्सपोर्ट करते हो, तो वो आप वहां से आपने फाइंड कर लिया ये जो भाई साहब हैं ये खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनसे एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, फिर फॉर्म इनवॉइस बनाना होगा, किस तरीके से वो, क्या पेमेंट टर्म्स है, क्या डिलीवरी टर्म्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डीडीपी दिया, यानी कि डिलीवर ड्यूटी पेड। जनरली आप देखोगे ई कॉमर्स साइट्स क्या करती हैं, डोर टू डोर डिलीवरी करती हैं, घर तक उसके पहुंचाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स साइट पूरा पैसा आपसे ले लेती हैं और उसके बाद उसके घर तक वो शिपमेंट को डिलीवरी कराती है। इसलिए यहाँ पर मैंने डीडीपी का एग्जांपल लिया है, और एडवांस का केस के यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स में एडवांस पे ही काम होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, ये परचेज ऑर्डर देंगे, पीआई होगा, वगैरह वगैरह होगा। आप जैसे भी हो गया, आपने इनसे पेमेंट का लेन देन हो गया। तो ये भाई साहब क्या है, जर्मनी में, आपने इनको बैंक डिटेल वगैरह दिया, इन्होंने आपको पे कर दिया। अब पे करने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। जैसे गलती क्या कर देते हैं, तो जैसे अब ये भाई साहब है, इन्होंने कहा कि भाई हमें एडवांस पेमेंट है हम दोनों के बीच में, आपका कोई बंदा हो मैं उसको दे देता हूँ, आप उससे ले लेना। अब उनका कोई हो सकता है, इनका जो एक्सपोर्टर है यहाँ पे, इनका कोई फ्रेंड वगैरह रहता है, सोचिए मैं इससे ले लूंगा पैसा। ऐसा जनरली तो अगर आप लोकल इंडिया में सेल करते हो तो ऐसा तो हो ही जाता है ना, कि वहां पे हमारा बंदा उसको पैसा दे देना, माल पहुंचा देंगे। पर एक्सपोर्ट में कभी भी ऐसा मत करिएगा। पेमेंट जो ये करेगा वो
बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, जो आपको एडी कोड आपने जिससे रजिस्टर करवाया है, जो एडी कोड लिया है, उसके थ्रू ही आपको पेमेंट लेना है। कोई भी अलग तरीके से पेमेंट नहीं लेना है, आपको अपने उसी अकाउंट में लेना है जिसने आपने एडी कोड रजिस्टर किया है। तो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा, नहीं तो बाद में जो ये बैंक होंगे ना, वो आपको इतना दौड़ाएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, सॉल्व सब कुछ हो जाता है, आरबीआई ने राइट्स दिया हुआ है इन्हें, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए इनके ऊपर एक तरीके से बर्डन डाल दिया, ये क्यों आपको इतना ज्यादा इंटरटेन करे। इसीलिए जो बड़ी कंपनी होती है वो सीए रखती है। सीए क्या करता है, उससे डायरेक्ट डील करता है, तो वहां पे वो, और उनके लोड भी ज्यादा रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन छोटे बायर्स के लिए बस कहते हैं जाओ भैया आरबीआई से पूछो, हमारे पास नहीं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, या फिर आरबीआई में जाके कंप्लेन करो, वो अलग टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले पेमेंट पे बहुत ध्यान देना है। पेमेंट उसी अकाउंट में लेना है जो आपने इनवॉइस वगैरह, प्रोफार्मा इनवॉइस इसको दिया होगा या इनवॉइस बना के दिया होगा, उसमें जो बैंक डिटेल होगी उसी अकाउंट में पेमेंट लेना है। वो बैंक आपका एडी कोड वाला बैंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट मिल गई, सपोज करिए इन्होंने क्या है, मैंने पेमेंट आपको शेयर कर दिया। अभी पेमेंट आपको मिलती नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है डॉलर में हो, या वो किसी यूरो में हो, किसी भी करेंसी में हो। ये आपको अपने तरफ से डिटेल देगा कि इनके तरफ से कट गया, स्विफ्ट डिटेल जिसे बोलते हैं, इनके तरफ से कट गया। अब आप क्या करोगे, वो डिटेल दोगे अपने बैंक को, जो कि आपका एडी बैंक है। अब यहाँ पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को जो याद रखना है, जैसे कि ये जो भाई साहब ने पेमेंट किया, तो ये जो पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने इनवॉइस जब बनाया होगा, तो इनवॉइस में उसका नाम होता है, तो उसी के नाम से पेमेंट आना चाहिए। ये नहीं कि उसके किसी और बंदे से पेमेंट आ जाए, किसी और अकाउंट से हो जाए, फिर बाद में प्रॉब्लम क्या होगी, बैंक वाले जो है आपकी शिपिंग बिल को क्लोज नहीं करेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ, सब कुछ आपस में मैच करना चाहिए। आप इनसे पहले ही बोल दो कि आप जो पे करोगे, आपको अपने नाम के अकाउंट से पे करना है, या आपकी कंपनी का जो नाम है उससे ही पे करोगे, जिससे मैं इनवॉइस बनाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और आपको फिर पेमेंट मिलने में भी डिले हो जाता है, और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा सेम अमाउंट, यानी कि जो आपका इनवॉइस में अमाउंट है, वो पूरा अमाउंट होना चाहिए। उसमें कम रहेगा तो शॉर्ट पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी दिक्कत बहुत सारी हो जाती है। उसको आपको अभी नए हो तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए पूरा पेमेंट जब तक ना आए तब तक आपको शिपमेंट डिले नहीं करना है। अगर आधा दिया है उससे बोलिए आधा फिर से दे, जब तक पूरा ना हो जाए आप अपने तरफ से प्रोसेस मत करिएगा। उसके अलावा क्या होता है, अब आप उससे पेमेंट कैसे ले सकते हो, तो पेमेंट के लिए बहुत सा तरीका होता है। पेपाल होता है, अमेजॉन पे होता है, बहुत कुछ होता है जो आप ले सकते हो। लेकिन उसके लेने से पहले आपको जो आपका बैंक है उससे आपको पहले ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए आपको इस एक तरीके का स्पेशल एग्रीमेंट है कि मैं जो है इसके थ्रू रूट कराऊंगा, इस पेपाल के थ्रू रूट कराऊंगा, अमेजॉन के थ्रू रूट कराऊंगा, जिससे हमें पेमेंट मिल जाए। तो क्या होता क्या है कि सपोज करिए ये जो बंदा है, अभी ये इसका कोई कंपनी नहीं है, इसका नाम जो है अविनाश है, ठीक है, और इसका नाम छोटू भी है घर का। तो अब इसने क्या किया, जो अपना पेपाल अकाउंट बताया था वो छोटू के नाम से बना दिया, लेकिन आपने इनवॉइस किया अविनाश के नाम से। लेकिन जब ये पेमेंट रिसिप्ट आपको पेपाल से देगा तो छोटू दिखाएगा, वहां पे क्या हो गया, आपने इनवॉइस किया इसके नाम से, तो यहाँ पे फिर बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन कराए रखना है, और इससे भी कहना है कि भाई मुझे उसी नाम आपका बताओ जो आपके नाम से अकाउंट है, जिस नाम से आपने बनाया हुआ है, बल्कि, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ठीक हो गया, आपने इसको पेमेंट डिटेल दे दी। पेमेंट देने के बाद यानी ये जो बैंक है एक IRM इनवर्ड रेमिटेंस जनरेट करेगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा कि फला फला पेमेंट फला फला जगह से आई है, ठीक है। आरबीआई को सब ऑनलाइन चलता रहता है, ये IRM एक पोर्टल है, उस पर चढ़ा देगा और आरबीआई के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, आपको पेमेंट वगैरह मिल गई वहां से, ठीक है। पेमेंट मिलने के बाद आपने क्या किया, शिपमेंट को हैंड ओवर कर दिया कुरियर कंपनी को। यहाँ पर कुरियर के थ्रू ही जो भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट होता है, और जनरली आप देखोगे कुरियर ही आता है, इंडिया में भी होता है, बाहर भी होता है, तो कुरियर ही एक्सपोर्ट करती है। तो कुरियर कंपनी आपसे पिक कर लेगी। पिक करने के बाद आपको क्या होगा, अपना एडी कोड वगैरह अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये सब कुरियर कंपनी करवा के देगी, पैसा आप इनको दो, सब कुछ करवा देगी। पहला एक्सपोर्ट कोशिश करिए, बड़ी और रेप्यूटेड कुरियर कंपनी से करिए, सारा कुछ कर देती है। और उससे भी आसान चाहते तो आप CHA ले लो, वो सब कुछ करा के दे दे, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद आपको कुरियर कंपनी से कहना है, जब ये आपसे शिपमेंट दे जाएंगे, कि आप CSB-5 शिपिंग बिल जनरेट करना। क्या करना, CSB-5, क्योंकि 2018 इंडियन एक्ट के थ्रू, इंडियन कस्टम एक्ट के थ्रू जो भी शिपमेंट एक्सपोर्ट होगा कुरियर के थ्रू, वो ECCS
ये आपका समझो ऑनलाइन सारा काम है, उसके थ्रू ही होगा। ये एक सिस्टम है, उसमें CSB 5 ही शिपिंग बिल जनरेट करना है, तभी आपका ई कॉमर्स का जो भी रूल है वो फुलफिल हो पाएगा। तो आपको कुरियर कंपनी से क्या कहना है कि मुझे CSB 5 शिपिंग बिल चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कुरियर कंपनी है वो क्या सारा कुछ देखेगी, सब कुछ इनवॉइस वगैरह करेगी, और उसके बाद वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस, इनका खुद का CHA होगा, वो कस्टम क्लियरेंस वगैरह कराएगा, वहां से शिपमेंट को डिस्पैच कर देगा, और वहां से जनरेट होता है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप प्रूफ है, आप कह सकते हो कि इस कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जैसे जनरेट हुआ, उसके बाद ये जो शिपिंग बिल है इनको दे दिया जाएगा, ये जो बैंक है इनको दे देगा। अब यहाँ पे जगह कम हो बची है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूँ। तो कुरियर कंपनी जैसे मैंने बताया इनको शिपिंग बिल दे देगी। शिपिंग बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपोर्ट का प्रूफ है। ये उस शिपिंग बिल को और बाकी डॉक्यूमेंट्स को किसको करेगा? इनको देगा। अब इसको क्या है, इसका भी ये क्या नाम है, हर एक्सपोर्ट का रूल होता है, जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको शिपिंग बिल को क्लोज कराना है EDPMS में। मैंने EDPMS पे वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। EDPMS पे एक्सपोर्ट अगर आप क्लोज नहीं कराओगे तो वो आपको पेंडिंग दिखाएगा, वो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो EDPMS पे जरूर से अपने शिपिंग बिल को क्लोज कराएं। तो अब यहाँ पे इसका क्लोज कराने का हो गया, पेमेंट हो गया, सामान निकल गया, क्लोज कराने की बात होगी। जैसे ही शिपमेंट यहाँ से निकल गया, ये डॉक्यूमेंट इनको शेयर कर दिया और इनसे कहा कि ऐसा है, मेरे को शिपिंग बिल क्लोज करो और मुझे BRC इशू करो। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पता होगा जब पेमेंट इन्होंने दिया था ये भाई साहब ने, तो इन्होंने एक IRM इनवर्ड रेमिटेंस इशू किया था, ऑनलाइन किया था, जिसकी इंफॉर्मेशन RBI के पास चली गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पहले क्या था, ई कॉमर्स में आप 25,000 तक का शिपमेंट जो है डिस्पैच कर सकते थे, जिससे बहुत सारी दिक्कत होती थी, क्योंकि कुछ शिपमेंट होते हैं छोटे से भले होते हैं पर उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए बाद में उसको रिवाइज करके इंडियन कस्टम एक्ट ने 5 लाख तक कर दी है कि आप वहां तक एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप ई कॉमर्स किसी साइट के थ्रू करोगे, वो ऑलरेडी वहां पर जैसे अमेजोन वगैरह, तो उनके थोड़ा सा रूल अलग हो जाते हैं। लेकिन आप अपना खुद का करोगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी, तो आप 5 लाख तक कुरियर से इजिली, कुरियर कंपनी से यहाँ कहने की बात है, कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था IRM इन्होंने इशू जो किया था, उससे ये शिपिंग बिल की डिटेल को मैच करेंगे। तो शिपिंग बिल में सारी डिटेल होती, कितने वैल्यू का था, क्या था, सब कुछ था, नंबर ऑफ पैकेज था, सारी डिटेल। ये जो इनको पेमेंट रिसीव हुआ था उसकी वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनको कितना पेमेंट रिसीव हुआ उसके हिसाब से इसकी सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, मैच करेंगे। अगर कहीं भी मिसमैच हो जाता है तो ये आपको इशू करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा, उसके उनको समझाना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए हो तो समझते नहीं है ये बैंक वाले, इसलिए पहले से आप अपनी पूरी तैयारी करके रखो, और अगर फंसते हो तो फिर मुझे आप मेल करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिवर्ट करने के लिए। खैर, तो सपोज करिए सब कुछ ओके है, और इन्होंने क्या किया, IRM के अगेंस्ट में सब कुछ कर दिया, वहां पे EDPMS पोर्टल पे वहां से क्लोज कर दिया। किस पे इन्होंने किया? बैंक ने किया। RBI ने इनको अथॉरिटी दी है, और इसको जो ये EDPMS की साइट है, इसे RBI भी दे सकता है। मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ, खैर उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए आपका जो शिपिंग बिल था यहाँ क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद आपका काम खत्म। लेकिन आप आगे चल के क्या करते हो, कोई तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हो, कोई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, EBRC कौन देगा? आपको बैंक ही देगा। लेकिन इशू कौन करेगा? इशू क्या करेगा, एक तरीके से आपको तो इससे अप्रूवल आएगा RBI की तरफ से, और ये अप्रूवल मांगेंगे जो कि बैंक को देगा, बैंक आपको EBRC दे देगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, आगे की जो भी कोई स्कीम है उसका एग्जेम्पशन वगैरह ले सकते हो, उसके बेनिफिट ले सकते हो। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है, देखिए ये तो सारा चीज हो गया ऑनलाइन। होता क्या, आपने एक्सपोर्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शिपिंग बिल की सारी डिटेल क्या है, वो EDPMS से सब लिंक होता है, इस गेट पे लिंक होता है, सब उस पर चली जाती है, IRM वगैरह क्लियर होता है। ठीक है, उस पर इतना इशू नहीं होता। पर कुछ ऐसे पोर्ट हैं जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ, जिसे कहते हैं नॉन EDI पोर्ट। तो जो नॉन EDI पोर्ट है वहां पर दिक्कत होती है। तो वहां से आपको जब एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पे एक एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी होगी, तो वो कॉपी आपको मैनुअल जो है बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ सब कुछ ऑनलाइन था, यहाँ पे आपको मैनुअल वो फाइल को करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, शिपिंग फाइल आपने शेयर किया और उनके पास ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है EDPMS पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि कस्टम जो है जब शिपिंग बिल जनरेट करता है वो EDPMS से लिंक होता है, तो बैंक तक वैसे भी डिटेल पहुंच चुकी होती है। अब यहाँ से आप क्लोज कर रहे हो। पर नॉन EDI पोर्ट में क्या होता है, इनके तक डिटेल नहीं आती। आपने जैसे ही इसको दोगे तो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी की ओरिजिनल कॉपी आप इन्हें दोगे, उसके बाद वो उस EDPMS में क्लोज कर सकेंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कुछ बेनिफिट देख लेते हैं ई कॉमर्स के क्या है। देखिए, ई कॉमर्स में आप देखोगे तो MEI स्कीम आपने सुना ही होगा, उसका बेनिफिट मिल जाता है।
डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, बट मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, गिफ्ट वगैरह भेज सकते हो और सैंपल भेज सकते हो, लेकिन अगर गिफ्ट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है तो उसके लिए आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ जाती है। जो छोटे वैल्यू के लिए आप इजीली भेज सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट आता है, आप जीएसटी के बेनिफिट ले सकते हो। जीएसटी आप जानते हो एक्सपोर्ट में एग्जेम्पशन होता है। मैं इस पे जल्द वीडियो लाऊंगा जीएसटी पे, तो रिफंड वगैरह पे आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे क्या होता है, आपको जो शिपिंग बिल है ऑटोमेटिकली है, सब कुछ ऑटोमेटिकली वो लिंक है, जैसे कि आइस गेट से लिंक था उसी तरीके से जीएसटी पोर्टल भी आज के टाइम में सब आपस में लिंक है। आप शिपिंग बिल के 5 जो डिजिट होंगे, लास्ट के 16 डिजिट के अप्रॉक्स होता है, 5 डिजिट आप वहां पे GSTR1 में डालोगे, वो आपको जो है GSTR3B में आप जैसे ही दिखाओगे, आपको जो भी जीएसटी आपने पे किया वो रिफंड हो जाएगा और इजीली आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सारे बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो मैं एक वीडियो में सारे मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा। तो अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, मैं देर सवेर उस पर जवाब दे दूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।